नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में शीतलहर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएं। शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि जिलों के रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। तो शासन के वरिष्ठ अधिकारी रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करें। जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने, मोजे और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही जिस जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लोगों को उसकी जानकारी दी जाए। क्योंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं। कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की, इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए। जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो गई है, बड़े उत्साहजनक रहा है। और 2024 के साल में अनेक सारी उपलब्धियां राज्य को मिली हैं, राज्यवासियों को मिली हैं और अब 25वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो 25वां साल हमारा और उपलब्धियों भरा हो, क्योंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष भी है। तो सभी विभाग उस दिशा में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 20वें विश्व शांति महासम्मेलन में प्रतिभाग किया। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति प्रबोधक महासंघ द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद सम्मेलन में राज्यपाल ने पुस्तक का विमोचन भी किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसे शांति और मानवता के मार्गदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि शांति केवल युद्ध और हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि ये समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने की अवस्था है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और यह आदर्श शांति और एकता का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग, ध्यान और आयुर्वेद का केंद्र है। यह भूमि आध्यात्मिक शांति और संतुलन का स्रोत है। उधर यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनवरी में यूसीसी एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण का काम चल रहा है। सभी विभाग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है वो काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। सर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा आपका? सरकारी जमीनों पे जो कब्जों की बात आई थी, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी आपने। वो काम हमारा चल रहा है। अवैध मदरसे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण, वो अभियान है हमारा। वो अभियान जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा। उधर देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में राज्य अतिथि गृहों के पूरी तरह से सदुपयोग और व्यावसायिक उपयोगिता को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में निर्मित होने वाले सभी नए राज्य अतिथि गृहों को अति विशिष्ट अतिथियों के अलावा खाली होने की दशा में भुगतान के आधार पर पर्यटकों को भी उपलब्ध कराया जाए। राधा रतूड़ी ने जलापूर्ति योजनाओं में वाटर साइकिलिंग को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य सचिव ने नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं को विदेशी भाषाओं का विकल्प देने और उन्हें विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने नियोजन विभाग को सभी नए निर्मित होने वाले सरकारी भवनों में बेसमेंट पार्किंग के अनिवार्यत निर्माण के लिए निर्देश जारी करने की हिदायत दी है।
उधर हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका के चेयरमैन रहे राजीव शर्मा को बीजेपी ने इस बार भी उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रत्याशी न बदलते हुए महेश प्रताप राणा की उम्मीदवारी को बरकरार रखा है। दोनों प्रत्याशी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं और जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। जहां एक तरफ राजीव शर्मा अपने पिछले 5 साल के कामों के दम पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार महेश प्रताप राणा क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाकर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि दोनों मुख्य प्रतिद्वंदी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और चुनावी मैदान में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जो कमियां पिछली बार रह गई थी, बहुत कम समय था, जनता तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए थे। अब की बार हमारे पास समय भी है और जनता, सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका में जिस तरह से पिछले 5 साल काम हुआ है, आप ये मान के चल लीजिए कि वो 5 साल आगे ना बढ़ने के बजाय 5 साल पीछे हुई है। जनता के पैसे की जिस तरह से घोटालेबाजी हुई है, उस घोटालेबाजी को बंद करने के लिए। और दूसरा, मैं तो सीधी सी एक बात कहूँगा कि ये टिकट मेरा नहीं है, ये जनता का टिकट है। ये जनता की आवाज़ पे, जनता के सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। इसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रदेश नेतृत्व का, हमारे जिला नेतृत्व का। और जीत तो पिछली बार भी सुनिश्चित थी, इस बार पिछली बार से भी 2 गुना सुनिश्चित है। अब तो इस बार तो हाँ, क्योंकि ये जो बात अनुभव की नहीं है, क्योंकि 5 साल जो हमने नगर पालिका का काम किया, हालांकि 2 साल कोविड में रहे, उसमें कोई काम नहीं हो पाया, तो आखिर के 3 साल में काम हुआ। काम ईश्वरीय कृपा से और पार्टी के निर्देशन में, मोदी जी की प्रेरणा से इतना अच्छा काम हुआ कि 6 साल पहले की नगर पालिका और आज की नगर पालिका क्षेत्र, उसमें दुनिया भर का अंतर है। देखो, उनका काम तो आरोप लगाने का ही है, वो आरोप लगाते रहेंगे, उन आरोपों में कोई दम नहीं है। और जो प्रतिद्वंदी हैं वो कहीं सामने ठहरने वाले नहीं है। तो वैसे तो कांग्रेस का पूरे देश में ही बुरा हाल है, लेकिन हमारा उत्तराखंड में हमारी लोकसभा, उसमें भी विधानसभा और नगर पालिका क्षेत्र, यहाँ कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो प्रतिद्वंदी की हमें ना कोई चिंता है और ना प्रतिद्वंदी का हमें कोई किसी किस्म का भय है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी साहिल। संजय, जिस तरीके से नगर निगम चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है, लगातार तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं और इस बार कड़ा मुकाबला यहां पर प्रत्याशियों के बीच हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, दोनों ही अपने अपने जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि लोगों में भी खासा उत्साह है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से मेयर जो अनिता शर्मा थी, और इस बार जो टिकट हुआ है वो अमरीश बालियान को हुआ है। दूसरी ओर अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा से किरण जैसल यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी रहेगी। तो ऐसे में दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी कहीं ना कहीं जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और जनता के क्या स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं, किन पर जनता फोकस करने वाली है और किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार जो जनता होगी अपने मत का प्रयोग करेगी, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका ये भी कहना है कि पिछले 5 सालों में हरिद्वार नगर निगम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो ऐसे में लोगों को काफी निराशा हाथ लगी है। तो अब जिस तरह से लगातार कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी पूरी तरह यहाँ कांग्रेस और भाजपा का आमना सामना दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और संजय, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रत्याशी जो हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, समर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लगातार जनता से जुड़ाव की कोशिश यहाँ पर इस बार प्रत्याशी करते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ा मुकाबला यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच में नजर आ रहा है। ऐसे में किस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे कैसे चुनाव की जो तैयारियां वो आगे बढ़ रही हैं? देखिए, जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे जो पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है और जनता को साधने में लगे हैं। यानी तमाम तरह के वादे इस बीच किए जा रहे हैं। अगर भाजपा की बात की जाए तो जो भाजपा के नेता है वो भी जनता के हितों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब चुनावी दौर खत्म हो जाता है जनता यही कहती है कि हमारे यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी किस नेता के वादों पर जनता खरा उतरती है और किस तरह से एक भरोसा दोबारा से यहाँ पर जीत पाती है। चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हरीश खनेड़ा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, नगर निगम चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों में खासा जोश दिखाई पड़ रहा है, जनता के बीच जाया जा रहा है, जनता से जुड़ाव की कोशिश यहां पर की जा रही है, समर्थन प्रत्याशी जुटाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है।
निश्चित तौर पे देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। साहिल, अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो नामांकन की आखिरी तारीख थी वो कल थी और कल लगभग सभी जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने नाम वापस लेने थे और जो अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो उन्होंने अपना नामांकन कर लिया है। अगर हम देहरादून की बात करें, राजधानी देहरादून में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे जो वीरेंद्र पोखरियाल है वो चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। और दूसरी तरफ भाजपा की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो सौरभ पोखरियाल है उनको भी यहाँ पर छात्र संघ में रहे हैं तो उनको भी मैदान में उतारा है। और दोनों ही पार्टियां हैं इस समय, जो दोनों प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो काफी लंबा इतिहास वीरेंद्र पोखरियाल का रहा है जो कांग्रेस के प्रत्याशी। उन्होंने ये बात सामने रखी है कि अभी तक जो कार्य जो काम है, जो कार्य करना है तो नहीं हो पाए हैं, जहाँ सड़कें पूरी ठीक है। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। विधायक मदन कौशिक के मुताबिक बीजेपी ने नगर निगम के अनुभव रखने वाले प्रत्याशी को प्राथमिकता दी है। बीजेपी ने किरण जैसल को हरिद्वार से मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। विधायक कौशिक ने कहा कि पिछले 5 सालों में हरिद्वार को बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़े थे जिन्हें अब प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। उधर काशीपुर में नगर निगम के चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नगर निगम चुनावों में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की पोल खोलते हुए कहा कि बीजेपी ने मुस्लिम समाज के पार्षद प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी जिलों में भी ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर गिरी बर्फ का असर अब मैदानों में साफ दिखाई दे रहा है। इसके चलते जहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा सुबह और शाम के वक्त ठंड बढ़ने से सन्नाटा पसर जाता है। इस भीषण ठंड के कारण स्कूलों और कार्यालयों में भी उपस्थिति कम हो रही है। अस्पतालों में ठंड से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खासकर बुजुर्ग और बच्चे इस मौसम में अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, लगातार बर्फबारी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। अब मैदानी जिलों में भी खासा ठंड बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या स्थिति है इस वक्त? तो उत्तराखंड में जहाँ पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर हम 27 और 28 की अगर बात करें जहाँ बहुत ज़्यादा हिमपात हुआ था उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सभी जगहों की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों से ठंड से बच सके। और बात करें तो मैदानी इलाकों में लगातार कोहरा भी बढ़ रहा है। आज की अगर बात करें साहिल, तो आज देहरादून कई तमाम जगहों पर इस समय मौसम खराब है और धूप के कहीं भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि फिर से रात आज 31 है और ऐसे में पूर्व इलाकों की बात करें, चाहे नैनीताल की बात करें या फिर हम मसूरी, चमोली, औली की बात करें, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बर्फबारी भी होगी। आपकी अगर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र की ये कहा कि आज ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी के साथ साथ भारी बारिश भी हो सकती है। अगर आप निचले इलाकों की बात करें, मैदानी जगहों की बात करें, इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी ठंड के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। ठीक है, रुड़की से हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ है। सुनील, रुड़की में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है और उसका असर साफ तौर पर मैदानी जिलों में भी अब दिखने लगा है। बिल्कुल सही। जैसे दूसरी पर अब जो है कोहरे में चादर ओढ़ी होती है कि देखा जा रहा था कि जो सर्दी है इस बार थोड़ा देर से शुरू हुई है, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों जो बारिश हुई थी तो उसके बाद जो पहाड़ों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है
हालांकि उत्तराखंड के अंदर पर्यटन स्थल बहुत है जहाँ पर लोग घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन जिस तरीके से रुड़की की हम बात करें तो रुड़की जो है वो सभी जो जिलों से जो अन्य जिलों से जो घूमने के लिए उत्तराखंड में आते हैं वो एंट्री जो पड़ती है वो रुड़की से पड़ती है। रुड़की की फिलहाल की हम बात करें तो ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया गया है मौसम ने। साहिल, जिस तरीके से देखा जाए तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो बाजार है बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अपनी फिलहाल की बात करें तो 11 बजने वाले हैं लेकिन जो बाजार है वो खाली पड़े हुए हैं। जिस तरीके से जो पिछली रात की बात करें जो कोहरा है, कोहरा बारिश बनकर बरस रहा है। साहिल, चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हरीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हरीश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।